ये कहानी महज कहानी ना होकर एक इश्तिहार है, जन सामान्य को यह सूचित करने के लिए कि बस्ती जिले के मुंडेरवा के निवासी अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी पिता हुकुमदेव त्रिपाठी अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। इस इश्तिहार का प्रकाशन उन लोगों ने किया जा रहा है जो अयोध्या बाबू से के परिचित हैं और पिछले 6 महीने से उनसे नहीं मिले हैं और अब मिलने की सोच रहे हैं। और आप उनके नजदीक जाएं, वो आपको पहचानने में अपने को बिल्कुल असमर्थ घोषित कर दें, तो ऐसे झटके से सावधान करने के लिए ही इस इश्तिहार रूपी कहानी को सार्वजनिक किया जा रहा है। लेकिन वो दर्शक भी कृपया विचलित ना हो जो अयोध्या बाबू से परिचित नहीं है। उन्हें भी निराश होने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके मनोरंजन के लिए भी इसमें तमाम मसाले हैं। रहस्य और रोमांच से भरपूर। एक तरह से देखा जाए तो ये आर्ट फिल्म और कमर्शियल फिल्म के बीच बॉर्डर लाइन की कहानी है। आखिर बाजारवाद का जमाना है ये। कल स्मृति पटल से अपना अर्थ खोने वाला पहला शब्द। अरे भैया, अयोध्या बाबू को सनके हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं। उनकी याददाश्त चले जाने को गांव के लोग सनकना कहते हैं। हाँ तो भैया, अयोध्या बाबू को सनके हुए लगभग 6 महीने हो गए, लेकिन ये तारीख के मध्य में इतनी अस्पष्टता क्यों? आइए आपको निश्चितता के और करीब लिए चलते हैं। उनसे जुड़े लोग आपको निश्चित दिन, निश्चित तारीख और निश्चित समय तक बता सकते हैं। क्या कह रहे हो भैया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो 6 जनवरी 2005 दिन बृहस्पतिवार शाम 4:45 बजे का समय था, लेकिन ये उनके सनकने का समय नहीं था, बल्कि उनकी सनक के पता लगने का समय था। ये वही समय था जब अयोध्या बाबू अपनी पत्नी की चिता को जला करके शमशान से वापस लौट रहे थे। और इस बड़े शोध का श्रेय जाता है उनके 26 वर्षीय भतीजे सागर को। अरे चाचा का दिमाग सुन हो गया रे। क्या? चाचा का दिमाग सुन हो गया। अरे चाचा का दिमाग सुन हो गया रे भैया। घाट से सड़क पर खड़ी गाड़ी के नजदीक आते हुए अयोध्या बाबू ने सागर को काफी गंभीर रूप से देखा, ऐसे जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे जैसे उन्होंने सागर को पहली बार देखा हो। लेकिन सागर को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सागर जानता है कि चाचा पर बहुत ही भारी विपद पड़ी है। वो महसूस करता है पत्नी से बिछोड़ने का गम। सागर ये भी जानता है कि अयोध्या बाबू अपनी पत्नी से कितना प्यार करते थे। मुझे भूख लगी है। हाँ, घर जाके खाते हैं, आपने कई दिन से नहीं खाया। चलिए। मुझे भूख लगी है। भूख तो लगनी है, आपने कल से नहीं खाया है। मुझे आज भूख लगी है। अयोध्या बाबू ने आज पर इतना जोर डाला मानो कि उनकी पूरी जिंदगी में उन्हें पहली बार भूख लगी, लेकिन इस बार उन्होंने सागर को असमंजस में डाल दिया। अरे भूख तो आज ही लगनी है, आपने कल से नहीं खाया है। तो कल किसे कहते हो? अयोध्या बाबू के चेहरे पर काफी बेचैनी थी। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। अच्छा। उनकी ये जिद तब तक चलती रही जब तक कि बाजार से खाना मंगवा करके उन्हें खिला नहीं दिया गया। लो खाओ। यही वो महत्वपूर्ण घटना है जिसने पहली बार पूरे गांव के सामने उन्हें पागल के रूप में एक्सपोज किया था। लेकिन अयोध्या बाबू के भ्रमित होने का असल कारण क्या है, ये ठीक ठीक बता पाना कठिन है, क्योंकि गांव में भी इसके प्रति कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाई। अब जितने लोग उतने तर्क, उन सारे तर्कों को आपके सामने रखूं, बेहतर है आपको उन घटनाओं की तरफ ले जाता हूं जिनसे उनके सनकने का कुछ भी संबंध है। आइए, इसके लिए कहानी को थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। फ्लैशबैक हमें अपनी पिछली अंधेरी दुनिया में ले जाते हैं। अयोध्या बाबू प्रखंड स्तर के छोटे मोटे सरकारी मुलाजिम थे। VLW यानी कि विलेज लेबर वर्कर, यानी ग्राम स्तरीय कर्मी। प्रखंड स्तर पर छोटे मोटे विकास के लिए काम करने वाले एक सरकारी नौकर, एक ऐसी नौकरी जिससे उन्हें रिटायरमेंट के वक्त वेतन मिलता था 9,638 रुपए। लिखो, 9,638 रुपए। अब जबकि उनके रिटायरमेंट को 1 वर्ष हो चुका है तो उन्हें लगभग 4,500 रुपए पेंशन मिल रही है। ये महज संजोग ही है कि उनकी पत्नी शकुंतला त्रिपाठी भी इसी नौकरी में थी। जब उनकी शादी हुई थी तो तब उनकी पत्नी को ये नौकरी नहीं थी। शादी के 2 साल बाद उन्हें ये नौकरी मिली। अयोध्या बाबू अपने बारे में बताया करते थे कि उन्हें एक ही समय पर 2 जगह पर नौकरी मिली। पहले VLW, दूसरी प्राइमरी स्कूल में मास्टरी की। जी हाँ, प्राइमरी स्कूल में
लेकिन अयोध्या बाबू ने अपने आप को एक पल भी असमंजस में डाले VLW की नौकरी को प्राथमिकता दी। वो कहा करते थे, अरे भैया, जमीनी स्तर पर काम करने का अपना अलग ही आनंद है। शकुंतला त्रिपाठी अपने प्रखंड में थी और अयोध्या बाबू बगल के प्रखंड में। बगल के? हाँ। अयोध्या बाबू ताउम्र एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति रहे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नौकरी को बहुत अधिक महत्व दिया और नौकरी में भी उन्होंने हमेशा पूरी जिम्मेदारी से काम किया। वे जिस भी प्रखंड में गए वहां के लोगों ने उन्हें बेहद पसंद किया और वहां के अधिकारियों ने बिल्कुल नापसंद किया। लेकिन अयोध्या बाबू की चिंता का विषय ये कभी नहीं रहा कि कौन उन्हें पसंद करते हैं और कौन नापसंद। उनकी नजर में हमेशा वे गरीब रहे जिन तक उन्हें सरकारी फंड को पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचाना था। लेकिन अयोध्या बाबू जहां कहीं भी नौकरी करने पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां के किसी भी सरकारी फंड में वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों का कमीशन निश्चित रहा है, लेकिन वेतन से तक एक भी पैसा अयोध्या बाबू की नैतिकता के खिलाफ था। उनकी नैतिकता ने भले ही उनके मॉरल को बचाए रखा हो, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर इसकी परिणति के तौर पे उन्हें नौकरी के पूरे काल में विभिन्न तबादलों के रूप में झेलना पड़ा। गांव वालों को 1996 की बाढ़ आज भी याद है और उसमें की गई अयोध्या बाबू की पहल। पूरा गांव ही जलमग्न था, ठाकुरवाड़ी का पूरा दरवाजा ही गायब, ईश्वर पानी के भीतर। और तब लोग पनाह ले रहे थे या तो स्कूल के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर या फिर राजवीर जैसे अमीर लोगों की छत पर। छत के ऊपर से दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता था और दूर तक बिखरे पानी में नाव में दिखाई देते थे अयोध्या बाबू राहत सामग्री के साथ। दूर से वो एक कागज की नाव की तरह दिखाई देती थी, लेकिन धीरे धीरे पास आते हुए सारी स्पष्टता छटती जाती थी, नाव स्पष्ट होती थी। फिर नाविक अयोध्या बाबू अपने सहकर्मियों के साथ और सबसे बाद में स्पष्ट होती थी चूड़ा और गुड़ के साथ भरे पैकेट्स की बोरी। बाढ़ में गांव वालों का कभी इतना ध्यान रखा गया हो ये उन्हें याद नहीं है। इसलिए अयोध्या बाबू अपने प्रखंड में और अगल बगल के सारे प्रखंडों में एक नायक के रूप में उभर करके सामने आए। गांव वालों तक राहत सामग्री पहुंचाने में उन्हें काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी थी। गांव वालों ने पहली बार पंचायत सेवक की महत्ता को स्वीकार किया था। अब तक तो इन आपदाओं में वो प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ को ही जानते थे। हम आगे बढ़ते जाते हैं और इतिहास बनता जाता है। गांव वालों के लिए पहला मौका था जब वो वीडियो के बरक्स जान पाए कि पंचायत सेवक की भी अपनी एक अहमियत है। चूंकि देश में उन दिनों टीएन सेशन की लहर थी जिन्होंने अपने पद की महत्ता को प्रतिष्ठापित किया, इसीलिए अयोध्या बाबू के कार्यों की कुछ तुल्यता होने की वजह से उन्हें भी गांव वालों ने टीएन सेशन के खिताब से नवाजा था। ये महज सहयोग हो सकता है, लेकिन दिलचस्प कि 9 दिसंबर जिस दिन टीएन सेशन अपने पद से सेवानिवृत्त हुए, उसी दिन अयोध्या बाबू को बाढ़ के दौरान किए गए अपने कार्यों के लिए अपने कार्यकाल का एक और तबादला दिया गया। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अयोध्या बाबू
धार्मिक व्यक्ति थे। नियमित पूजा पाठ उनकी दिनचर्या में शामिल था, लेकिन धार्मिक होने और सांप्रदायिक होने के फर्क को वो बाखूबी जानते थे। धर्म की आड़ लेकर के मनुष्य का सांप्रदायिक होना और सांप्रदायिक के बहाने खून खराबा उनके सिद्धांत के एकदम विपरीत था। देश में पिछले कई वर्षों से ऐसी घटी हुई घटनाएं उन्हें अंदर से काफी विचलित करती थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस का समय हो या फिर गुजरात के दंगों का, कैसे विचलित हो गए थे अयोध्या बाबू। गांव के किसी भी व्यक्ति के पास जाकर के पूछे तो वो आपको बता सकता है। उनके पागलपन के संदर्भ में ये दोनों घटनाएं और उसके साथ कितनी सारी घटनाएं उनके साथ जोड़ दी गई। बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय अयोध्या बाबू पहली बार गांव के सामने ऐसे ही घूमते हुए नजर आए थे। तब लोगों ने देखा था कि जो व्यक्ति हमेशा ही किसी काम में जुटा रहता है, उन दिनों गांव में नदी के किनारे ऐसे ही घूमते हुए नजर आए थे। लोगों के पूछने पर वो बताते थे, नदी में पानी बहुत है, कहीं आग लगे तो बुझाने के लिए यहाँ से जाना, यहाँ से। तब वो एक पत्थर उठा करके जोर से पानी में फेंकते थे और पत्थर से पानी में आए हुए कंपन को देख करके वो अंदर से आह्लादित होते। लेकिन गुजरात के दंगों के समय जैसे उनके चलने फिरने की ताकत ही कम हो गई। वो इतने आहत थे कि 4 दिनों तक लगातार दरवाजे में बैठ करके दीवार को घूमते जा रहे। ये दोनों घटनाएं लोगों के लिए एक दौरे की तरह हो सकती हैं। आज जबकि उनका सनकना घोषित हो चुका है, तो 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय को उनके पागलपन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। भक्तजनों, राजनीतिक स्तर पर अयोध्या बाबू की समझ एकदम स्पष्ट थी। उन्होंने कभी भी किसी पार्टी विशेष के विचारों को शब्दशः स्वीकारना ना तो उचित समझा और ना ही आवश्यक। हाँ, अगर उन्हें कोई राजनीतिक व्यक्ति पसंद था तो वे थे जय प्रकाश नारायण, जेपी नारायण। इसकी खास वजह ये थी भक्तों कि उनके छात्र आंदोलन से अयोध्या बाबू काफी प्रभावित थे। उनका स्वयं का मानना था कि बीच भंवर में फंसे इस देश को अगर कोई पार लगा सकता है तो वो है इस देश के नवयुवक। एक जेपी ही थे जो देश की समस्या के समाधान के इतना करीब पहुंच पाए। आज अगर अयोध्या बाबू स्वस्थ होते और उनकी याददाश्त उनके कब्जे में होती तो बता पाते कि सन 1990 में जब मंडल आयोग कमीशन के विरोध में छात्रों ने आरक्षण विरोध किया था, तब वे भीतर से कितना प्रसन्न थे। अयोध्या बाबू के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं था कि पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण लागू करना उचित है या अनुचित। उनके लिए महत्वपूर्ण यह था कि छात्रों ने सिस्टम के खिलाफ खड़े होने का मार्ग दिखाया। तब पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित वो धधकती आग की लपटों के बीच राजीव गोस्वामी का झुलसता शरीर उन्हें सुकून प्रदान करता था। वे मन ही मन सोचा करते, ये देश अपने सुधार के बदले में आत्मदान मांगता है, और वो जोश से भर जाते थे। साधो साध। उसका नाम विभ्यांशु त्रिपाठी था। उसका नाम विभ्यांशु त्रिपाठी था। मगर ये महज विडंबना ही है कि जिन छात्रों और नवयुवकों की क्रांति के सपने अयोध्या बाबू ताउम्र संजोते रहे, उनके अपने पुत्र ने न कभी छात्र जीवन में न उसके बाद कभी कोई ऐसा कार्य किया जिससे उनके कलेजे को कुछ ठंडक प्रदान कर सके। 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वो ग्रेजुएशन करने बनारस जा रहा था।
ग्रेजुएशन जैसे तैसे उसने द्वितीय श्रेणी में पास कर भी ली, लेकिन उसके बाद लगातार 5 वर्षों तक प्रतियोगिता परीक्षा में कोई परिणाम हासिल नहीं किया। अब 5 वर्ष एक लंबा अंतराल होता है। छुट्टी में घर आए पुत्र से पिता ने जब उसकी असफलता का कारण जानना चाहा, तो उसके अंदर रुका हुआ कुछ 6-7 साल का एकदम से बाहर आ गया। वो कहने लगा, अरे पिताजी, अब खबरनों का कुछ नहीं हो सकता, अब सारी नौकरी साले शूद्र ले लेंगे। अयोध्या बाबू ने एक झटके में अपने पुत्र की असफलता के रहस्य को समझ लिया। जान गए थे कि उनका पुत्र एक ऐसा योद्धा है जिसने कुरुक्षेत्र में उतरने से पहले ही अपना अस्त्र बाहर रख छोड़ा है। अयोध्या बाबू जानते थे कि हारा हुआ व्यक्ति कभी भी जीतने का प्रयास नहीं कर सकता। उन्होंने यथार्थ को स्वीकार करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लिया, और जब यथार्थ को स्वीकार कर लिया तो उसे क्रियान्वित करने में भी बिल्कुल वक्त नहीं लिया। सर्वप्रथम उन्होंने अपने पुत्र को बनारस से वापस बुलवाया और उसकी शादी करवा दी। शादी एक ऐसी चीज थी जिससे उन्हें उम्मीद थी कि विभ्यांशु अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और धीरे धीरे रास्ते पर आ जाएगा, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन वर्षों में विभ्यांशु चौक पर इस गली से उस गली, इस दुकान से उस दुकान अपनी चौकड़ी के साथ घूमता रहता, और अयोध्या बाबू के दिल के भीतरी किसी कोने में बची खुची उम्मीद की किरण थोड़ा थोड़ा करके बुझती चली गई। वो दिन उनके लिए बेहद शर्मनाक था जब वो बाजार से लौट रहे थे। विभ्यांशु चौक पर अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ था। उसने राह चलते एक छोटे से बच्चे को रोक करके बिल्कुल ही टपोरी अंदाज में पूछा था, इधर, अबे इधर, कहाँ रहता है? बाप का नाम क्या है? कितने भाई बहन हो? 2। बस साला, 3 होते तो क्या मेरे बाप को गोली मार देते? वहां से गुजरते हुए अयोध्या बाबू ने देखा कि ये उनके पुत्र की बेरोजगारी और बेकारी के आलम का चरम है। उन्होंने मान लिया कि उनका ये रत्न बिना सहारे के चलने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने 2 लाख रुपए का निवेश अपने पुत्र की जिंदगी को संवारने के लिए किया, और इसी निवेश का फल हुआ कि मील रोड के अंत में गारमेंट्स की एक दुकान खोली गई। सुरभि गारमेंट्स? जी हाँ, सुरभि क्या? गारमेंट्स। सुरभि गारमेंट्स? अब आप पूछेंगे क्यों? हाँ, क्यों? नहीं, आप जरूर पूछेंगे कि सुरभि या तो उसकी माँ का नाम होगा, हाँ। या उसकी पत्नी का। हाँ। ऐसा नहीं है। नहीं है। सुरभि उसका पहला प्यार। सुरभि बनारस की वो लड़की जो 8वें दशक की नायिका की तरह शॉर्ट कुर्ता और चुस्त पजामा पहना करती थी। सुरभि बनारस की वो लड़की जो बनारस में नहीं रहती। सुरभि बनारस की वो लड़की जिसके पिता एक स्कूल में शिक्षक थे और जिन्होंने अपने घर के आंगन में लड़कों के रहने के लिए एक लॉज बना लिया था। सुरभि बनारस की वो लड़की जिसका पति मुगल सराय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क। बनारस छोड़ने से पहले पिछले 3 वर्षों से विभ्यांशु उस लॉज में था, और पौने 3 वर्षों से सुरभि उसके दिल में। जब विभ्यांशु ने उस लॉज में शिफ्ट किया था तब सुरभि अपने ननिहाल गई हुई थी। 3 महीने के बाद जब वो अपने घर लौटी तो वो जैसे विभ्यांशु की जिंदगी में एक नई जिंदगी के रूप में थी। एक खुशी, एक जीवंतता और एक लक्ष्य। सुरभि का वो बीएससी ऑनर्स का प्रथम वर्ष था। वे 3 वर्ष वो अपना ध्यान रसायन शास्त्र की लैब में लगाती रही, और विभ्यांशु उसके जिस्म में। सुरभि का कॉलेज आने का समय तय था, और विभ्यांशु का भी बाहर बैठ करके उसे निहारने का। विभ्यांशु को लगता था कि लगातार 3 वर्षों तक चले आ रहे उसके इस संघर्ष और कष्ट को सुरभि एक दिन जरूर समझेगी और उसकी हो जाएगी। लेकिन तब उसे एक जोरदार झटका लगा जब उसे पता चला कि सुरभि की शादी फिक्स हो गई है। बनारस से लौटते वक्त उसने निश्चय किया कि भले ही उसका प्यार उसका नहीं हो पाया, लेकिन वो नाम उसे कभी वो अपनी जिंदगी से अलग नहीं होने देगा। उसने प्रण किया कि अगर भविष्य में कभी उसे पुत्री पैदा हुई तो उसका नाम रखेगा सुरभि त्रिपाठी। सुरभि त्रिपाठी। तो ये दुकान उस पूर्व प्रेमिका के नाम पर है जिसका पति मुगल सराय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक क्लर्क है, और भविष्य में आने वाली उस पुत्री के नाम जो अभी पैदा नहीं हुई। तो 8वें दशक की नायिका की तरह शॉर्ट कुर्ता चुस्त पजामा पहनने वाली सुरभि को पता भी नहीं था
कि इस दुनिया में एक दुकान ऐसी भी है जहां ये सब बिकता है और जिसका नाम उसके नाम पर विभ्यांशु ने अपनी प्रेमिका के नाम में मिट्टी मिला दिया। दुकान 1 वर्ष भी ठीक से नहीं चली, उसके ऊपर 2 लाख रुपए का कर्जा चढ़ गया और एक दिन वो घर दुकान छोड़ करके भाग गया। अरे हटाओ। अयोध्या बाबू ने बेटे के पाप को अपने मत्थे लिया और कर्जदारों की एक एक पाई चुकाई। इसके लगभग 6 महीने के बाद विभ्यांशु लौट के आया, लेकिन इन 6 महीनों में वो कहाँ रहा किसी को नहीं पता, ना ही किसी ने पूछने की हिम्मत की। हाँ, तभी से अयोध्या बाबू ने विभ्यांशु से कुछ भी कहना बात करना बंद कर दिया है और वो आजकल अपने माँ बाप के पैसों में बैठा हुआ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। लेकिन ये उनकी जिंदगी का आखिरी कष्ट नहीं था। उनकी जिंदगी के आखिरी और सबसे बड़े कष्ट की शुरुआत तब हुई जब जनवरी 2004 को एक दिन अचानक उनकी पत्नी को पेट दर्द की शुरुआत हुई, जो गर्भाशय कैंसर के रूप में सामने आया। गर्भाशय कैंसर, एक ऐसा कैंसर जिसका पता अंतिम अवस्था में ही चल पाता है। लखनऊ के पीजीआई में 4 महीने तक लगातार इलाज चला। इन 4 महीनों में उनकी पत्नी एकदम सूख कर कांटा हो गई थी। तब अयोध्या बाबू ने पास से मौत का भयानक चेहरा देखा था और जाना था कि जिंदगी का कष्ट क्या है। 2 बार केमोथेरेपी की गई, सिर के बाल झड़ने लगे थे। वो महिला जो कभी इतनी मोटी थी कि सीढ़ियां चढ़ते हुए देखो तो ऐसा लगता था जैसे कोई मेंढक फुदक फुदक के एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर चढ़ रहा है, आज वही महिला कंकाल बनी हुई बिस्तर पर लेटी थी। ये सब कुछ अचानक हुआ। ईश्वर ने अयोध्या बाबू को सोचने का वक्त दिया ही कहां। इन 4 महीनों के यंत्रणादायी उपचार ने उन्हें अंदर से हिला करके रख दिया था, लेकिन उनके भीतर उम्मीद की कोई ना कोई किरण बाकी थी। वो मुझे इस तरह छोड़कर जा ही नहीं सकती। अस्पताल में अपनी पत्नी की सेवा में एक पांव पर खड़े रहने वाले अयोध्या बाबू के प्रणय की डोर उस समय टूटती दिखाई दी जब डॉक्टर अस्थाना ने उन्हें अपने चैम्बर में बुलवाया। देखिए, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। ईश्वर के आगे किसकी चलती है? हम डॉक्टरों की भी अपनी एक सीमा है, लेकिन उसके सामने सब लाचार है। आपकी पत्नी अपनी अंतिम अवस्था में है। आप उन्हें घर ले जाइए और अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी जीजिए। अयोध्या बाबू ने काफी हिम्मत से काम लिया। वो सारे परहेज एक्सरसाइज उन्होंने की जिससे कुछ भी सुधार संभव है। उन्होंने डॉक्टर अस्थाना से उसके अंतिम समय के बारे में पूछा। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। अयोध्या बाबू अपनी पत्नी की जिंदगी के इन बचे हुए 6 महीनों को काफी खुशनुमा बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि पत्नी आगे आने वाली जिंदगी के सारे सुख इन्हीं 6 महीनों में जी ले। खाट पे पड़ी दर्द से कराहती पत्नी ने तकलीफ पहुंचाती थी और वो उसकी सेवा में एड़ी चोटी एक किए हुए थे। अयोध्या बाबू अपनी पत्नी को हर उस जगह ले जाना चाहते थे जहां कुछ भी सुधार संभव था, लेकिन सब बेकार था। आखिरकार किसी ने उन्हें बताया कि तिरुपति में एक ऐसा अस्पताल है जहां इसका इलाज संभव है। यह खबर उनके लिए जीवन रक्षक की तरह थी। वे आनंद फानंद में बिछावन पर पड़ी पत्नी को ले तिरुपति भागे। उस धुर दक्षिणी भारत में बसे अस्पताल का डॉक्टर कोई गोपीनाथन या स्वामीनाथन न होकर करे तारकनाथ शास्त्री था, जिसने पता नहीं वहां की भाषा कैसे सीख ली थी, वो भी फर्राटेदार। एक झाड़ फूंक करने वाले की जो छवि अयोध्या बाबू के मन में थी
वो तारकनाथ शास्त्री को देखते ही उड़ गई। वो लंबे और छरहरे थे। 2 दिन बाद जब अयोध्या बाबू का नंबर आया, तब फिर तारकनाथ शास्त्री 10 मिनट तक एक टक उनकी पत्नी को देखता रहा और बगैर हाथ की नस को टटोले ही सब कुछ समझ गया। और फिर उसने बिना किसी भूमिका के एकदम से कह दिया था, देखिए ये इनकी अंतिम अवस्था है, बचना असंभव है। हाँ, दवा से हम इनका कष्ट जरूर कुछ कम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा साल 6 महीने, बाकी ईश्वर की इच्छा। अयोध्या बाबू जिस उत्साह के साथ वहां गए थे, उतनी ही निराशा के साथ वहां से लौटे। लेकिन दवा ने उन्हें निराश नहीं किया। दवा ने अपना असर दिखाना शुरू किया और रोगी का कष्ट धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। हर 15 दिन की दवा उन्हें मनी ऑर्डर से पैसे भेज करके पार्सल द्वारा मंगानी पड़ती थी। एक दवा के आते ही वो दूसरा बनेडो भेज देते। दवा के निरंतर प्रयोग से रोगी के हाथ में सुधार आया। पहले दर्द कम हुआ, फिर भूख ठीक हुई, और दूसरा फर्क रोगी के चेहरे पर हल्का हल्का दिखने लगा। अयोध्या बाबू हर बदलाव को बहुत बारीकी से नोट कर रहे थे, लेकिन इस सारे सुकून के ऊपर लटकता हुआ वैद्य तारकनाथ शास्त्री का वो संक्षिप्त वाक्य था जो अयोध्या बाबू को चैन नहीं लेने दे रहा था। ये रोग की अंतिम अवस्था है, बचना संभव है। अगर उनके मन में कहीं कोई उम्मीद बची थी तो वो भी इसी संक्षिप्त वाक्य के अंतिम अंश के कारण। बाकी ईश्वर की इच्छा। मुझे लगता ईश्वर अचानक कोई चमत्कार करेगा और उनकी पत्नी अचानक एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शकुंतला की मेडिकल लीव बढ़ती जा रही थी, लेकिन अयोध्या बाबू ने अवकाश प्राप्ति के बाद छुट्टी का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया। अपनी पत्नी की सेवा करके सुबह उसे फल खिलाना, दोपहर को कोई ना कोई टीवी सीरियल दिखाना और हर शाम रामचरितमानस का पाठ। खाट पर लेटी हुई शकुंतला को मानस का पाठ बहुत ही ठंडक प्रदान करता था। अयोध्या बाबू जानते थे कि जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण वन में प्रस्थान कर रहे होते हैं तो ये प्रसंग उनकी पत्नी को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए वो दिन में 2-4 बार उसे दोबारा पढ़ देते। अयोध्या बाबू नहीं जानते, लेकिन उनकी पत्नी को मानस का एक और प्रसंग बहुत अच्छा लगने लगा था। जब लक्ष्मण को बाण लगने पर हनुमान संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उठा लाते हैं। हाँ, और लक्ष्मण स्वस्थ हो जाते हैं। शकुंतला कह नहीं पाती है, लेकिन ये प्रसंग अब हमेशा उसके दिमाग में घूमता रहता। पुत्र मोह में डूबा एक मध्यवर्गीय पिता। कहानी में एक बार फिर विभ्रांशु का पदार्पण होता है एक नायक की तरह। माँ बाप की मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले विभ्रांशु ने अपने जीवन में सुख का एक और आयाम ढूंढ लिया। दिन भर मटर गश्ती करके शाम को घर लौटने पर वो पत्नी पर तरह तरह की फरमाइशें करता, उनकी बौछार करते थे। दाल ढंग से क्यों नहीं बनाती है? मेरे कपड़े धुले के नहीं है? और मैं रात में कितने बजे भी आऊं तो पूछने वाली होती कौन है? अयोध्या बाबू ये सब देखते थे, लेकिन उन्हें कोई असर नहीं होता। दरअसल उन्होंने अपने पुत्र से अपेक्षाएं लगभग समाप्त कर ली। किंतु आश्चर्य, माँ की बीमारी ने विभ्रांशु पे गहरा असर डाला। इस बीमारी ने उसे अचानक बहुत ही समझदार और जिम्मेदार बना दिया। वो एक बेटे की तरह माँ की देखभाल करता, उसे डॉक्टर के पास लेके जाता, अपनी पत्नी से माँ की सेवा करने को कहता। विभ्रांशु ने जल्दी कराना शुरू कर दिया।
पत्नी से झगड़ा करना बंद कर दिया और कभी कभार अपने पिता का सामना करना भी शुरू कर दिया। बेटे के चेहरे पर छाए दुख और बेचैनी को पढ़ करके अयोध्या बाबू अंदर से आनंद महसूस करते थे। उन्हें लगता कि मानो उन्हें अपना खोया हुआ बेटा वापस मिल गया हो। तिरुपति से लौटने के बाद विभ्यांशु ने अकेले में अपने पिता से कुछ कहा था। जी वो वैद्य ने क्या कहा? वैद्य ने कहा कि मृत्यु तो निश्चित है, अब ये दवा उसे जितने दिन टाल सके वो भी अधिक से अधिक 6 महीने। विभ्यांशु के चेहरे ने अचानक रंग बदल लिया। अयोध्या बाबू ने देखा कि विभ्यांशु का चेहरा दुखी है, लेकिन कुछ कहना चाहता है। विभ्यांशु अक्षरशः क्या कहना चाह रहा है अयोध्या बाबू समझ नहीं पा रहे थे। वो देख रहे थे उसके भीतर कहीं कुछ रुका हुआ है, तो वो अभी सामान्य दिख रहा था, उसकी आदतें भी दोबारा नहीं बिगड़ रही थी, वो अपनी माँ की देखभाल कर रहा था, लेकिन कहीं कुछ था जिससे भीतर ही भीतर विभ्यांशु संघर्ष कर रहा था। यही वो समय था जब मनी ऑर्डर से पैसे भेज करके दवा मंगाई जा रही थी। यही वो समय था जब उनकी पत्नी की हालत में निरंतर सुधार जारी था। और यही वो समय था जब शकुंतला को संजीवनी बूटी लाने वाला वो प्रसंग बहुत अच्छा लगने लगा था। डर के साए में दुख से सुख की ओर जाते हुए अचानक एक घटना घटी। पूजा वगैरह समाप्त कर सुबह पत्नी को फल वगैरह का नाश्ता कराने के बाद अयोध्या बाबू जब नाश्ते की टेबल पर बैठे तो विभ्यांशु ने साथ बैठकर नाश्ता करने की सोची। दोनों साथ बैठे थे किंतु चुप। नाश्ता खत्म हुआ। ये दवा के पैसे हैं, मनी ऑर्डर कर देना। विभ्यांशु चुप ही रहा, बिना हिले डुले, एकदम निस्तब्ध। क्या हुआ? फिजूल खर्ची करने से क्या फायदा? मतलब? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अयोध्या बाबू बैठ गए। देखिए बिल्कुल साफ है कि दवा से वो बच सकती नहीं। ज्यादा से ज्यादा हम उनकी बीमारी को साल 6 महीने और खींच सकते हैं। यदि मृत्यु निश्चित है तो क्यों ना हमें व्यवहारिक स्तर पर आकर सोचना चाहिए। अयोध्या बाबू चुप थे और कांप रहे थे। आज 31 अक्टूबर है और माँ की सेवानिवृत्ति 31 मार्च को है। यदि उसके बाद माँ की मृत्यु हुई तो हमारे हाथ पात्र उनकी पेंशन है, यदि उससे पहले तो मेरी नौकरी। माँ के मरने का दुख क्या मुझे नहीं होगा, लेकिन यदि मृत्यु निश्चित है तो मैं व्यवहारिक होकर सोचना चाहिए। ये हमारे और सरकार के बीच का मामला है, हम अपने हाथ में आया अवसर क्यों गंवाएं? विभ्यांशु को जो कहना था उसने कह दिया, लेकिन इसके बाद जिस तूफान की कल्पना उसने की थी, अयोध्या बाबू ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। 2 मिनट तक किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के बैठे रहे और जब विभ्यांशु को लगा कि वो कुछ कहेंगे तब वो उठकर चले गए। अयोध्या बाबू सीधे आगे वाले कमरे में गए जहां पर टेलीविजन था और जहां शकुंतला रहती थी। वो कमरे में एकदम शांत खड़े हो गए। शकुंतला सोई हुई थी, उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी, यहां तक कि उसकी सांसों की सरसराहट भी वहां नहीं थी। मुझे लगा कहीं विभ्यांशु की बात सच तो नहीं हो गई। अयोध्या बाबू ने बहुत धीमे से शकुंतला को छुआ, उसके शरीर में हलचल हुई और फिर अयोध्या बाबू ऊपर अपने कमरे में चले गए। उन्हें याद आया ये वही कमरा है जहां से उनकी जिंदगी के तमाम अहम फैसले होकर के गुजरे हैं।
उन्हें याद आया विभ्यांशु का छठी कक्षा में अनुत्तीर्ण होना। ये वही कमरा था जहां उसे बुलाकर डांट पिलाई थी। विभ्यांशु को बनारस भेजने का फैसला पहली बार इसी कमरे में लिया गया था और विभ्यांशु ने आरक्षण को जिम्मेदार भी इसीलिए ठहराया था। यही वो कमरा है जहां विभ्यांशु के सुरभि गारमेंट खोलने के फैसले को सुनकर वो बहुत खुश हुए थे। और यही वो कमरा है जहां उसके लेनदारों को कर्ज चुकाने के बारे में अयोध्या बाबू ने गहन मंथन किया। अयोध्या बाबू को लगता था कि उनके बिना विभ्यांशु का इस दुनिया में आगे बढ़ना लगभग असंभव है। उन्होंने विभ्यांशु को दुनिया की भीड़ में अकेला रखकर देखा। कितना हताश, निराश, कितना असहाय। उस रात खाने की मेज पर अयोध्या बाबू ने विभ्यांशु का इंतजार किया। बहू कई बार खाने के लिए पूछ चुकी, उन्होंने कहा विभू को आने दो। न जाने आज अचानक उनके मुंह से कहां से विभ्यांशु के लिए उसके बचपन का प्यार भरा नाम निकल आया। उन्हें याद आया कि विभ्यांशु को विभू पहली बार शकुंतला ने कहा था। वो अक्सर कहा करती थी विभू का वैभव बहुत बड़ा होगा। आज साथ खाने का अर्थ कुछ खास था। विभ्यांशु ने तिरछी निगाह से पिता की तरफ देखने की कोशिश की। जानना चाहता था कि पत्नी की विजय होती है या पुत्र मोह की। खाना खत्म हुआ। तुम ठीक कहते हो, हमें व्यावहारिक होकर सोचना चाहिए। विभ्यांशु का चंबा हुआ और उसके सामने खुशी की फुलझड़ियां फूट पड़ी। अयोध्या बाबू शकुंतला के कमरे के आगे से गुजरे। शकुंतला सोई हुई थी। उन्होंने अपने मन में उससे सवाल किया। तुमने उसे जिंदगी दी, उसे नाम दिया और आज उसे दोबारा जिंदगी दे रही हो। तुमने ही तो कहा था कि विभू का वैभव बहुत बड़ा होगा। तो वो अपने कमरे में चले गए। ये निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया था। यदि यह निर्णय सरकार द्वारा लिया गया होता तो इसे क्रियान्वित होने में थोड़ा वक्त लगता, लेकिन यहाँ विभ्यांशु ने ऐन निर्णय के वक्त से इसे लागू कर दिया। इसकी शुरुआत उसने खुद की। उसने अपनी पत्नी से मां को रात में दिए जाने वाले दूध के लिए मना कर दिया। विभ्यांशु की पत्नी ने उस रात मां के लिए मच्छरदानी भी नहीं लगाई। उनके सिरहाने पानी से भरा जग भी नहीं रखा। उन्होंने शकुंतला की देखभाल करना बंद कर दिया था। उसकी दवा दारू बंद कर दी थी। यहाँ तक कि अयोध्या बाबू ने रामचरितमानस का पाठ भी बंद कर दिया। दवा बंद होते ही शकुंतला का दर्द अचानक तेज रफ्तार से बढ़ने लगा। अयोध्या बाबू ने देखा कि मात्र 15 दिन के भीतर ही उनकी पत्नी की नाभि में मवाद भर गया और वो दर्द से कराहने लगी। अयोध्या बाबू अपनी पत्नी की तरफ देख करके बहुत दुखी होते हैं, लेकिन अपने बेटे की तरफ देख करके खुश हो जाते हैं। शकुंतला ने देखा उसकी दवा बंद कर दी गई है। उसने महसूस किया उसकी देखभाल करनी भी छोड़ दी गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अयोध्या बाबू जब भी उसके कमरे में आते वो सिर्फ उन्हें देखती और एकटक देखती रह जाती। आखिरकार अयोध्या बाबू और विभ्यांशु को सफलता मिल ही गई। 6 जनवरी 2005 की सुबह 4:37 पर उनकी मृत्यु हुई।
रात भर दर्द से तड़पती शकुंतला अपनी मृत्यु से ठीक 1 घंटा पहले बिल्कुल शांत हो गई थी। अयोध्या बाबू सामने बैठे थे, वो एक टक उन्हें देखती रही और फिर उसने धीमे से कहा था, मैं जानती हूँ आप मजबूर थे। 4:16 पर कही गई ये पंक्ति शकुंतला के मुंह से निकली अंतिम पंक्ति थी और इसके ठीक 21 मिनट बाद उसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने बाद में यह भी कहा कि अपनी अंतिम पंक्तियों कह लेने के बाद शकुंतला ने नजरें घुमाई थी और विभ्यांशु पर टिका ली थी। कहानी के अतिरिक्त 3 बातें। कहानी के अतिरिक्त 3 बातें। कहानी के अतिरिक्त 3 बातें। पहली, कागजी कार्रवाई में विभ्यांशु को मात्र 6 महीने लगे और 12 जुलाई दिन मंगलवार को उसकी नियुक्ति हुई। घर लौटते समय विभ्यांशु ढेर सारी मिठाइयां लाया था। अयोध्या बाबू ने पूछा था, ये किस चीज की मिठाई है? किसकी नौकरी हो गई? दूसरी, पेंशन उठाते वक्त अयोध्या बाबू को अपने हस्ताक्षर का ज्ञान नहीं रह गया है, इसीलिए उनकी शिनाख्त के लिए एक ठोस गवाह की जरूरत होती है। अयोध्या बाबू अब चुटकी लगाते हैं और गांव का मुखिया ब्लू पेन से घेर कर सत्यापित करता है कि ये अयोध्या बाबू ही। और तीसरी, इस कहानी को खत्म करने से ठीक 1 दिन पहले मैं अयोध्या बाबू से मिला था। वो आजकल वर्णमाला के अक्षर ज्ञानी किताब लेकर बैठे हुए हैं। इसीलिए मेरी आप दर्शकों से गुजारिश है कि जो कोई भी अयोध्या बाबू से मिलना चाहता है फौरन मिल ले, वरना बहुत जल्द उनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो आदमी को भी नहीं समझ पाएंगे। कि वो आदमी को भी नहीं समझ पाएंगे। वो आदमी को भी नहीं समझ पाएंगे। वो आदमी को भी नहीं समझ पाएंगे।